नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा पर विचार करने से पूर्व संक्षेप में यह विचार कर लेना आवश्यक है कि उनका पद्धति शास्त्र क्या है, यानी समाजशास्त्र के अध्ययन का उनका तरीका क्या है, किस पद्धति का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। वेबर का पद्धति शास्त्र। समाजशास्त्रीय अध्ययनों एवं सिद्धांत निर्माण में वेबर का पद्धतिशास्त्र उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। वेबर की पद्धतिशास्त्र की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला है, वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अवबोधन पर बल दिया है। अतः वेबर के समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कहा जाता है। निर्वचनात्मक मतलब व्याख्यात्मक। दूसरा है, वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों पर जोर दिया। तीसरा, वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने की बात कही है। इस पद्धति के द्वारा दो समाजों या घटनाओं, समानताओं और असमानता को ज्ञात किया जा सकता है। वेबर घटनाओं को समझने के लिए आदर्श प्रारूप के निर्माण पर जोर देते हैं। आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को चुनकर किया जाना चाहिए। आदर्श प्रारूप अध्ययन का एक यंत्र है जिसके आधार पर वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। वेबर का यहाँ कहने का अर्थ है कि आदर्श प्रारूप जो होता है, जो समाज में जो वास्तविक घटनाएं होती हैं, वास्तविक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, उनमें से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों और विशेषताओं को चुन लिया जाए और उन्हें ही हम आदर्श प्रारूप के रूप में माने और उन्हीं के आधार पर जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें। वेबर समाजशास्त्र में सब कुछ के अध्ययन को उचित नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन है। इसलिए कुछ विशिष्ट घटनाओं का चयन करके उनका ही अध्ययन करना चाहिए। वेबर सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब वैज्ञानिक। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए का। अब है आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। असंदिग्ध या सुस्पष्ट अवधारणाएं विकसित करने का इरादा ही वेबर के आदर्श प्रारूप नामक अवधारणा के प्रतिपादन के पीछे प्रेरक विचार रहा है। यानी जिनमें संदेह ना हो और जो स्पष्ट अवधारणाएं हों, ऐसी अवधारणाएं विकसित करने का मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का आधार रहा है। वेबर स्पष्ट असंदिग्ध अवधारणाओं के विकास पर विशेष रूप से जोर देते हैं। वेबर की स्पष्ट मान्यता थी कि घटनाओं की प्रकृति को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आदर्श प्रारूपों को विकसित किया जाए और उनकी सहायता से यह पता लगाया जाए कि किस सीमा तक कोई घटना किसी एक अथवा दूसरे प्रारूप के समान या अनुरूप है। वेबर का कहना है कि सामाजिक घटनाओं को समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और ऐसा करके सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है। उनका मानना है कि प्रयत्न करने पर हमें कुछ आदर्श प्रारूप घटनाएं निश्चित रूप से मिल जाएंगी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सामाजिक घटनाओं की तार्किक संरचना में मूलभूत पुनर्निर्माण किए जाएं। पुनर्निर्माण के इस कार्य हेतु ही मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का विकास किया। वेबर के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का विशेष महत्व है। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए तथा उसके बारे में सामान्य नियमों को जानने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। वेबर आदर्श प्रारूप को अन्वेषणकर्ता के अध्ययन का एक यंत्र मानते हैं, जिससे वह घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने के लिए कर सकता है। आदर्श प्रारूप का निर्माण समाजशास्त्री वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत रूप से करता है। इसका निर्माण उपकल्पना की रचना हेतु भी किया जाता है। आदर्श प्रारूप का अर्थ है कि वास्तविक सामाजिक जीवन में जो तथ्य पाए जाते हैं
उनमें से विचारपूर्वक कुछ तथ्यों का चयन किया जाए और उन्हें अध्ययन के लिए एक पैमाना, मापक या मान माना जाए। आदर्श प्रारूप वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव एवं सम्मिलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। आदर्श प्रारूप द्वारा कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का प्रतिपादन किया जाता है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपना भिन्न भिन्न आदर्श प्रारूप बना सकता है, अर्थात आदर्श प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। आदर्श प्रारूप के निर्माण हेतु आवश्यक है कि कुछ वास्तविक घटनाओं अथवा व्यक्तियों का तर्कसंगत तरीके से इस प्रकार चुनाव कर लिया जाए कि वे इस प्रकार की समस्त घटनाओं या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकें। कहने का अर्थ ये है कि हमें जिस घटना का या जिस तरह का हमें अध्ययन करना होता है उसमें से कुछ विशेषताओं को हम चुन लेते हैं और उस तर्कसंगत आधार पर और उन विशेषताओं को हम आदर्श प्रारूप मान लेते हैं और उसी के आधार पर हम जो है उस घटना का अध्ययन करते हैं। ऐसे चुनाव में जिस टाइप या प्रकार का निर्माण होता है उसे ही आदर्श प्रारूप कहते हैं। आदर्श प्रारूप को आदर्श इसलिए माना गया है क्योंकि ये घटनाओं या व्यवहारों अथवा क्रिया के वास्तविकता को प्रकट करती है, जिससे वैज्ञानिकों को अध्ययन कार्य में काफ़ी सहायता मिलती है। इससे अध्ययन में यथार्थता एवं सुस्पष्टता आती है और उसी प्रकार यह वैज्ञानिकों के आदर्श है। अतः स्पष्ट है आदर्श प्रारूप के निर्माण से अध्ययनकर्ता को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उसके अध्ययन में यथार्थता, सुतथ्यता तथा क्रमबद्धता आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अध्ययनकर्ता यानी जो भी सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहा है उसे कुछ सुविधाएं आदर्श प्रारूप से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे उसके अध्ययन में यथार्थता यानी वास्तविकता आ जाती है, सुतथ्यता मतलब तथ्यों से वह तथ्यों के साथ अध्ययन होता है उसमें, और क्रमबद्धता आ जाती है जो कि विज्ञान की भी विशेषताएं हैं। तथ्यों व घटनाओं का विश्लेषण सरल व संभव हो जाता है। आदर्श प्रारूप आत्मगत या चेतनात्मक होता है क्योंकि इसमें अन्वेषणकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी चेतना के आधार पर ही आदर्श प्रारूपों को जो है संकलित करता है। आदर्श प्रारूप परिवर्तनशील भी होते हैं। सामाजिक घटनाओं के बदलने के साथ साथ ये भी बदलते रहते हैं, यानी जैसे जैसे सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। वेबर का कहना है कि हमें केवल उन्हीं आदर्श प्रारूपों का अपने अध्ययन में प्रयोग करना चाहिए जो नियंत्रित, शंका रहित एवं प्रयोग सिद्ध हों। मैक्स वेबर ऐसा कहते हैं कि आदर्श प्रारूप जो होते हैं वो नियंत्रित होने चाहिए, शंका रहित और प्रयोग सिद्ध हों, जिससे विज्ञान यानी वैज्ञानिक जो हमारा उद्देश्य है वह प्राप्त किया जा सके और अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बनाया जा सके। वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब यहाँ है आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताएं। पहला है आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। यानी आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है जो वैज्ञानिक नहीं होता, क्योंकि इसमें अन्वेषण करता है, अध्ययन करता व्यक्तिगत अर्थ लगाता है, यानी उसमें व्यक्तिगत अर्थ होता है क्योंकि अन्वेषण करता उसे अपनी चेतना के आधार पर जो है संकलित करता है। आदर्श प्रारूप सब कुछ का विश्लेषण नहीं करता वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या करता है। इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है। घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं, यानी जैसे जैसे समाज में घटनाएं बदलती हैं वैसे वैसे आदर्श प्रारूप भी बदल जाते हैं। वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास मात्र है। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक घटना को उसके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समझने हेतु एक उपयोगी साधन है। यानी
जिस जगह का या जिस स्थान का हम या जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए आदर्श प्रारूपों का निर्माण करते हुए घटना का अध्ययन किया जा सकता है। अब है आलोचना। वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा की है कहकर आलोचना की जाती है कि इस तरह तो समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियमों का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक आदर्श प्रारूप में अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित करेगा। दूसरी आलोचना यह है कि इसका प्रयोग केवल तुलनात्मक अध्ययनों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि आदर्श प्रारूप के आधार पर हम किसी वास्तविक घटना या आदर्श प्रारूप के बीच पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता ही ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श प्रारूप को वेबर का जो तुलनात्मक अध्ययन का तरीका है उसके द्वारा दो या दो से अधिक सामाजिक घटनाओं के बीच में जो है समानता और भिन्नताओं को देखा जाता है और उन्हीं के आधार पर आदर्श प्रारूप का निर्माण किया जाता है। तीसरी आलोचना यह है कि यदि सभी घटनाओं का अध्ययन आदर्श प्रारूप के आधार पर करें तो फिर अनुभवों पर आधारित अध्ययनों का क्या महत्व रह जाएगा। धन्यवाद।